हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सिविल बीट्स में, जहां पर हम स्टडी करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। उसी के अंदर हमने अपने यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्ट किया था डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, जो डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर है। तो लास्ट आपका चैप्टर यहाँ पे आज स्टार्ट होने वाला है, मशीनरी एंड फाउंडेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर हम मैसनरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और फाउंडेशंस की यहाँ पे बात करेंगे। मैसनरी स्ट्रक्चर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैसनरी स्ट्रक्चर क्या होती है? जो हमारी चिनाई के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जिस चीज को हम क्या करते हैं, चिनाई करके बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैसनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब मैसनरी आपकी ब्रिक वाली भी हो सकती है। अगर आप ब्रिक वहाँ पे यूज कर रहे हो, ब्रिक से कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे बना रहे हो तो क्या हो सकती है? ब्रिक मैसनरी। अगर आपने वहाँ पे जो स्टोन्स है उनका यूज किया तो वो क्या हो जाएगी? आपकी स्टोन मैसनरी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम मैसनरी की बात करेंगे। यहाँ पे मैटर नहीं करता है आपकी मैसनरी स्टोन्स की है या ब्रिक की है। ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ मैसनरी की हम यहाँ पे बात करेंगे। वो आपकी स्टोन्स की भी हो सकती है या फिर आपकी ब्रिक्स की भी वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है, व्हेन स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द स्टोन्स। जब हमारी कोई भी स्ट्रक्चर क्या है, स्टोन्स और जो ब्रिक्स है इनको ज्वाइंट करके हम बनाते हैं, मोटार की हेल्प से क्या करते हैं, उसको वहाँ पे ज्वाइंट कराते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मैसनरी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैसनरी बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं? मैसनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैसनरी कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स। जो मैसनरी है, हमारी चिनाई है, उसका यूज किस किस लिए हम कर सकते हैं? वहाँ पे वॉल्स की कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉलम्स हम बना सकते हैं, रिटेनिंग वॉल्स हम वहाँ पे बना सकते हैं, डैम्स बन सकते हैं, चिमनी बन सकती है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं? जो मैसनरी है उसका वहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी बड़ी स्ट्रक्चर है उसको आप कंक्रीट से तो बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपका पॉसिबल हो सकता है कि आप जो ब्रिक या स्टोन से आप स्ट्रक्चर बना के उसका काम चल जाए, वहाँ पे इतना लोड वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप किसका यूज कर लेते हैं? वहाँ पे मैसनरी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन ब्रिक्स आर यूज देन इट इज टर्म्ड एज ब्रिक मैसनरी। वही बात जो आपको पहले बताई थी कि अगर हमने क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिक मैसनरी बोलते हैं। लेकिन अगर हमने स्टोन्स का वहाँ पे यूज कर लिया तो वो क्या हो जाएगी? आपकी स्टोन मैसनरी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि स्टोन यूज हो रही है स्टोन मैसनरी, ब्रिक यूज हो रही है तो ब्रिक मैसनरी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोड्स ऑन मैसनरी स्ट्रक्चर। जो हमारी मैसनरी स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन कौन से लोड वहाँ पे आ सकते हैं? ठीक है, किस किस टाइप के लोड उस स्ट्रक्चर के ऊपर लग सकते हैं? तो क्या होता है हमारा लोड्स ऑन मैसनरी स्ट्रक्चर कैन बी फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 टाइप के हमारे लोड्स जो है स्ट्रक्चर के ऊपर वहाँ पे आ सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे 3 टाइप्स के लोड? सबसे पहला आता है आपका एक्सियल लोड, अक्षीय भार, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको अक्षीय भार। एक्सियल लोड हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है? असेंट्रिक लोड हो सकता है, उत्केंद्रीय बल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्केंद्रीय बल। नेक्स्ट आपका लेटरल लोड हो सकता है। ठीक है, अब इनका अलग से बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग इनको डिफाइन करेंगे। एक्सियल लोड क्या होता है हमारा? जब हमारी कोई स्ट्रक्चर है, व्हेन लोड इज एक्टिंग एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मान लिया हमारी क्या आती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर थी। ठीक है, इसकी क्या लाइन ऑफ एक्शन है, तो जो फोर्स है हमारा बिल्कुल इसके सेंटर पे लग रहा है या लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है फोर्स, तो वो क्या होगा? आपका यहाँ पे एक्सियल लोड होगा। जब लोड स्ट्रक्चर के लाइन ऑफ एक्शन पे काम करे, मतलब जहाँ पे पूरा का पूरा लोड हमारा या बॉडी का जो सेल वेट है वो वहाँ पे उसका सेंटर है, या लाइन ऑफ एक्सिस भी बोलते हैं जिसको हम, वहाँ पे अगर वो काम करेगा तो उससे क्या बोलेंगे? हम एक्सियल लोड बोलेंगे। है ना, सिंपल सा याद रखो कि जब हमारा अगर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है कि फोर्स अगर हमारा इसके बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे लग रहा है, तो कौन सा लोड है? आपका एक्सियल लोड है। ठीक है, अगर एक्सियल लोड आपको स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये सिग्मा डी क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस। एक्सेल को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लोड भी बोल देते हैं कभी कभी एक्सेल लोड को, डायरेक्ट लोड। तो डायरेक्ट स्ट्रेस अगर हमें कैलकुलेट करनी है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमारा? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बहुत पहले से पढ़ते हुए हम सबको पता है डायरेक्ट स्ट्रेस। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा कि आपको डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स अपॉन एरिया करके यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपका एक्सेल होता है, इस बात का याद रखेंगे, एक्सेल को ही डायरेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका असेंट्रिक लोड, या हिंदी में बोलते हैं इसको उत्केंद्रीय भार। ये क्या होता है? व्हेन लोड इज नॉट वर्किंग एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रक्चर देन इट इज टर्म्ड एज असेंट्रिक लोड। जब लोड क्या है हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके जो लाइन ऑफ एक्सिस थी, जब लोड क्या है हमारी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन थी वहां पे काम नहीं कर रहा है,
मान ले आपकी स्ट्रक्चर थी, उसका सेंटर यहाँ पे था, अगर सेंटर पे काम करता तो क्या होता, डायरेक्ट आपका लोड होता या एक्सेल लोड होता। लेकिन अगर ये क्या है, सेंटर से हटके कहीं पे अलग जगह पे यहाँ पे कहीं पे काम कर रहा है ना, इसके जो लाइन ऑफ एक्सिस थी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक लोड बोलते हैं। ठीक है, इसके तो क्या था, बिल्कुल मिड में था, लेकिन इसमें क्या होगा, एसेंट्रिक के अंदर क्या होगा, मिड में ना लग के ये किसी एक डिस्टेंस पे काम करेगा। ये इसकी लाइन ऑफ एक्सिस थी और इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लिया ई पे काम कर रहा है। ठीक है, ई को क्या दिखाते हैं हम, उसके अंदर भी बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो जब हमारा लोड क्या है, लाइन ऑफ एक्शन पे ना काम कर रहा हो, उससे किसी डिस्टेंस पे काम कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक लोड बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम के अंदर देखिएगा, यहाँ पे आपका कोई स्ट्रक्चर है, इस पे जो हमारा पी लोड लगा हुआ है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो सेंटर में लाइन ऑफ एक्शन है, इससे ई डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो ये आपका कौन सा लोड है, एसेंट्रिक लोड है। नेक्स्ट आता है, ड्यू टू एसेंट्रिसिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग। तो जब क्या है कि हमारी जो फोर्स है वो क्या है, एसेंट्रिक फोर्स लग रहा है, तो एसेंट्रिक फोर्स लगने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी, है ना, क्योंकि जो ऊपर से फोर्स यहाँ पे लग रहा है। दूसरा क्या आएगी, यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो जाएगा इतनी डिस्टेंस के लिए, जो ई डिस्टेंस है आपकी, इतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा। मोमेंट कितना होगा, पी इंटू ई वैल्यू का, पी इंटू ई का क्या होगा, मोमेंट भी यहाँ पे कैलकुलेट सॉरी डेवलप होगा। तो मोमेंट डेवलप होने के कारण इसके अंदर क्या आएगी, हमारी बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक्सेल लोड के अंदर सिर्फ हमारा क्या आता है, डायरेक्ट स्ट्रेस आती है, लेकिन एसेंट्रिक लोड के अंदर क्या आएगी, आपकी डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगी, साथ में आपकी बेंडिंग स्ट्रेस भी वहाँ पे काम करती है। ठीक है, दोनों काम करती है। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता ही था, पी अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एक हमने पढ़ी थी बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन हम सोम में पढ़ते आ रहे हैं, सोम में पढ़ी थी हमने, क्या होती है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। नोटेशन आपको सबको पता ही है क्या होती है ना, उसको यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट वाली अगर हम यहाँ से दो ले लें, क्या हो जाएगी, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बी दिखा रहे हैं बेंडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा दो आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको सिग्मा बी से दिखा दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर आपको कैलकुलेट करनी है सिग्मा बी, तो सिग्मा बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई इधर चल जाएगा, एम इंटू वाई और अपॉन में आई, और क्या हो जाएगा आपका एम अपॉन, अगर इसे वाई को हम नीचे लिखे तो क्या हो सकता है, आई अपॉन वाई लिख सकते हैं हम। ठीक है, आई अपॉन वाई। अब एक चीज आपने पढ़ी थी कि जो आपका सेक्शन मॉडुलस था जेड, वो क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ फाइबर, यानी वाई। आई अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जेड। तो आपका सिग्मा बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा बी इक्वल टू एम अपॉन जेड बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया सिग्मा बी या बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम अपॉन वाई, आई इंटू वाई। यहीं से हमने क्या किया, जो आई अपॉन वाई था वो क्या हो गया, जेड हो गया हमारा यहाँ पे, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया जेड से। तो बेंडिंग स्ट्रेस आपकी आ गई एम अपॉन जेड। अब दो वैल्यूज हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है और क्या होगा, एक तो हो सकता है आपका सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस जो बेंडिंग स्ट्रेस है, उन दोनों के आगे हमने प्लस किया। दूसरा क्या हो सकता है, इनका हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में से इसकी वैल्यू को घटा सकते हैं। डायरेक्ट के अंदर से हम क्या करेंगे, जो बेंडिंग वाली है वो वैल्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से कर सकते हैं। तो आपके पास में मैक्सिमम और मिनिमम दो टाइप की आपके पास में क्या आ जाएगी यहाँ पे स्ट्रेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आपकी क्या हो जाएगी, सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी, एक बार पॉजिटिव होगी, एक बार नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो सिग्मा डी की वैल्यू आपको पता ही थी, फोर्स अपॉन एरिया होती है, पी अपॉन ए, और आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या है, एम अपॉन जेड। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे यहाँ पे कि पी अपॉन ए प्लस माइनस एम अपॉन जेड। जब आपको क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा कि आपका जो लोड है वो एसेंट्रिक लोड वहाँ पे लगा हुआ है और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस की बात करेगा, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दोगे। मैक्सिमम के लिए प्लस ले लेंगे और जो मिनिमम है उसके लिए यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है, प्लस, अगर उसने कंप्रेसिव बोला है तो आप प्लस ले लोगे वहां पे, अगर टेंसाइल बोला है तो क्या ले सकते हो, माइनस ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आया था आपका लेटरल लोड। लेटरल लोड क्या होता है, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। कोई हमारे पास में स्ट्रक्चर है, उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है, इसके क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर काम कर रहा है ऐसे। ठीक है, इसके क्या लाइन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल लोड बोलते हैं। जैसे क्या होता है, विंड लोड होता है, मतलब जो हवा चलती है, हवा क्या कौन सा लोड लगाती है, हमारी लेटरल लोड लगाती है ना। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं, इस साइड से आके या इस साइड से आगे क्या होती है, उसके ऊपर टकराती है ऐसे। तो जो वर्टिकल एक्सिस है उससे क्या लग रही है, उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे काम कर रही है, तो वो कौन सा लोड होता है, आपका लेटरल लोड। या फिर डैम जो होता है, ठीक है, बांध होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, तो उससे भी जो वाटर होता है, पानी होता है, वो कौन सा लोड लगाता है उस पर, स्ट्रक्चर के ऊपर, लेटरल लोड वहाँ पे
काम करता है। ठीक है, पानी इकट्ठा जहाँ पे होता है डैम के केस में भी। इस तरीके से कुछ डायग्राम होगा। आपका लेटरल लोड जो है पी यहाँ पे एच हाइट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, एच हाइट के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। तो हमें पता ही है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है क्या होती है, इसके अंदर भी बेंडिंग स्ट्रेस लगेगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेंड हो रहा है यहाँ पे, है ना। मोमेंट तो इसके अंदर भी आ रहा है ना, पी इंटू एच का, तो बेंडिंग स्ट्रेस बनी यहाँ पे। इसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस काम नहीं करती, क्योंकि इसका कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता, इसलिए इसके ऊपर हमारी वर्टिकल या एक्सियल क्या था स्ट्रेस वो यहाँ पे नहीं आती। सिर्फ कौन सी आती है, बेंडिंग स्ट्रेस आती है। बेंडिंग स्ट्रेस का अपने फॉर्मूला पढ़ा ही था, M/Z होता है। मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में अगर आप बॉटम के यहाँ पे मोमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, पी इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी इंटू। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि इस चीज को वहां पे रोकना, स्थिरता, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, स्थिरता। और क्राइटेरिया क्या होता है कि उसका जो उसको हमें क्या करना है, स्थिर करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है, देयर आर मेनली 2 क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को स्टेबल या स्थिर बनाने के लिए हमारे पास में 2 क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, सबसे पहला आता है सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग का मतलब होता है क्या, पलट जाना। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पलट जाना बोलते हैं। तो सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग का मतलब है कि मान लिया आपकी स्ट्रक्चर है, इस पे क्या लग रहा है, लेटरल लोड ऐसे काम कर रहा है, तो लेटरल लोड जब इस पे लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब इसको पलटने की कोशिश करेगा। तो वही क्या होता है, इसके अगेंस्ट हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेफ्टी लेकर चलनी पड़ेगी कि लोड जो है वो हमारी स्ट्रक्चर को इस तरीके से वहाँ पे ना पलट पाए या उसको वहाँ पे ओवरटर्न ना करा पाए। When lateral force acts on the structure, then it tries to overturn the structure। जब लेटरल लोड काम करेगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर को हमारे जो ओवरटर्न कराने की वहां पे कोशिश करता है। ठीक है, सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज अचीव्ड बाय द सेल वेट ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमारी स्टेबिलिटी है किसके कारण आ रही है, ओवरटर्निंग को रोकती है जो, तो वो किसके कारण आती है, जो स्ट्रक्चर का सेल वेट है उसके कारण, है ना। कि अगर स्ट्रक्चर का वेट ज्यादा होगा तो उसके अंदर अपने आप ही क्या होगा, ओवरटर्निंग के अगेंस्ट आ जाती है, स्टेबिलिटी वहां पे आ जाती है ना। वेट जितना ज्यादा होगा तो स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी ओवरटर्निंग के लिए, है ना। तो अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग के अगेंस्ट कैलकुलेट करना है, तो क्या होता है, समीशन एम आर अपॉन समीशन एम ओ। अब एम आर क्या होता है या एम ओ क्या होता है, एम होता है ओवरटर्निंग मोमेंट, मतलब जो मोमेंट क्या कर रहा है, ओवरटर्न कराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे तो कौन सा मोमेंट है जो ओवरटर्न करा रहा है, कौन सा मोमेंट है हमारा ओवरटर्न वाला, पी इंटू एच। यही तो मोमेंट क्या कर रहा है, हमारे स्ट्रक्चर को घुमाने की, पलटने की कोशिश कर रहा है। स्टेबिलिटी वाला कौन सा होगा, स्टेबिलिटी वाला मान लिया इसका जो वेट है, स्ट्रक्चर का जो वेट है वो W है, इतना वेट इस पर काम कर रहा है। तो स्टेबिलिटी अगर हम इस पॉइंट के बॉटम के अबाउट देख रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, और रेजिस्टेंस आपकी क्या है, कुछ भी रेजिस्टेंस मान लिया आपकी G है, तो जो हमारा क्या है रेजिस्टेंस वाला मोमेंट है MR है, वो क्या है W इंटू जी। ये मोमेंट क्या करेगा, इसको पलटने से रोकेगा MR, और जो ओवरटर्न वाला है वो क्या करेगा, इसको पलटने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर जो पलटने वाला फोर्स है या ओवरटर्न वाला फोर्स है अगर वो ज्यादा हो गया तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, वहां पे ओवरटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। मेन आपका स्टेबिलिटी जो ये वाला चैप्टर है इससे न्यूमेरिकल आपका मोस्टली पूछा नहीं जाता, आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं या आपकी थ्योरी यहाँ से मोस्टली पूछी जाती है। न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे से, ज़्यादा लेंथ न्यूमेरिकल नहीं हो पाते इस टॉपिक के, ठीक है, छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं। तो ओवर टर्निंग की यहाँ पे हमने बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लिया, ताकि ओवर टर्निंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वैल्यू कितनी होनी चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ओवर टर्निंग के लिए हमारी वैल्यू जो है वो 1.5 होनी चाहिए। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 यहाँ पे कैलकुलेट करके आना चाहिए। अगर 1.5 या इससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो हमारी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे स्टेबल है ओवरटर्निंग के अगेंस्ट, मतलब वो ओवरटर्न वहाँ पे नहीं करेगी। ठीक है, अगर वैल्यू कम आ गई तो हमारी स्ट्रक्चर वहाँ पे ओवरटर्न कर सकती है, पलट सकती है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। अब कोई स्ट्रक्चर है, हमने इस पे फोर्स लगाया, अब क्या है ये यहाँ पे जो पलट तो रही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो पलट नहीं रही, क्योंकि वेट इसका सेल वेट ज्यादा है। लेकिन जब इस पे फोर्स हम लगाते जाएंगे सेल वेट के कारण पलट तो ये रही नहीं, तो क्या करेगी, यहाँ से स्लाइड होना शुरू कर देगी। स्लाइड मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर थी, इसके ऊपर आपने यहाँ से फोर्स लगाया, ये क्या कर रही, इस यहाँ से स्लाइड होके यहाँ पे आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्लाइडिंग बोलते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या हम यूज करते हैं, सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। ये क्या होती है हमारी, व्हेन स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग।
जब हमारी स्ट्रक्चर ओवरटर्निंग में तो सेफ है, देन देयर विल बी द चांस ऑफ स्लाइडिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ओवरटर्न में स्ट्रक्चर हमारी सेफ हो गई तो वहाँ पे चांस हो सकता है कि हमारी स्ट्रक्चर वहाँ पे स्लाइड कर जाए, अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे जाके वो शिफ्ट हो जाए स्लाइड करके। सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कैन बी अचीव बाय द फ्रिक्शन बिटवीन बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सोइल। अब इसे हम रोक कैसे सकते हैं स्लाइडिंग को? स्लाइडिंग रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो फ्रिक्शन है, मतलब मान लिया सोइल थी यहाँ पे, ठीक है, सोइल है, इस पे क्या बनाया आपने, यहाँ पे कोई डैम बना दिया, ऐसे स्ट्रक्चर बना दी, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है ना, जो डैम और सोइल के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीज कर दे, वैल्यू इसकी हम बढ़ा दे, तो क्या हो सकता है, हमारी स्ट्रक्चर वहाँ पे स्लाइड नहीं करेगी। अगर वैल्यू यहाँ पे कम होगी तो हमारी स्ट्रक्चर स्लाइड यहाँ पे कर जाएगी। ठीक है, लेट म्यू इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। हम मान के चल रहे हैं कि जो फ्रिक्शन इसके बीच में यहाँ पे लग रहा है उसका कोफिशिएंट म्यू है। ठीक है, म्यू क्या है, उसका कोफिशिएंट है, इतना हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, म्यू समीशन ऑफ वी, मतलब वर्टिकल जो फोर्स लग रहे हैं, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एच, जो हॉरिजॉन्टल यानी लेटरल फोर्स जो लग रहे हैं, इन सब का सम। यहाँ से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। वी होता है हमारा वर्टिकल फोर्स, मतलब उसका सेल वेट जो होता है ना, वर्टिकल में क्या लगता है, उसका सेल वेट ही मोस्टली लगेगा, और हॉरिजॉन्टल में लेटरल फोर्स लगेंगे, यानी कि जो उसके पीछे बैक फिलिंग की हुई है या पानी वहाँ पे है ना, मिट्टी आपने भर रखी है उसके पीछे, वो हमारी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स वहाँ पे लगाती है। इसमें भी आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है 1.5 या 1.5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी आपकी स्ट्रक्चर स्लाइडिंग के लिए क्या हो सकती है, सेफ हो सकती है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा है ना। क्या है, ए रेक्टेंगुलर मैसनरी कॉलम इज ऑफ साइज 150 mm 200 mm। एक हमारे पास में क्या है, मैसनरी का कॉलम है जिसका साइज कितना है, 150 mm इंटू 200 mm, रेक्टेंगल है। ए लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन इज वर्किंग एट ए सेंट्रिसिटी ऑफ 20 mm। देखो उसके अंदर आपको दिया है कि जो लोड 60 किलो न्यूटन का लगा हुआ है उसके अंदर सेंट्रिसिटी 20 mm आ रही है। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वाली भी और मिनिमम वाली भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही आपको याद आना चाहिए कि आपका कौन से की बात कर रहा है, असेंट्रिक लोड की बात कर रहा है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी दी हुई है। तो असेंट्रिक लोड जब भी यहाँ पे लगता है तो हमारा कौन सा केस आता है, सेकंड वाला जो हमने केस पढ़ा था, है ना, असेंट्रिक लोड के अंदर हमने जो स्ट्रेस कैलकुलेट की थी, तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सोल्व करते हैं ऐसे। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, कितनी है विड्थ हमारी 150 mm। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू है 200 mm। ठीक है, जो लोड लगा हुआ है वो कितना है, 60 किलो न्यूटन का है, और जो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू दी हुई है वो है 20 mm। ठीक है, गिवन डाटा लिख लिया सबसे। अब क्या करेंगे, गिवन डाटा हमारा यहाँ पे हो गया। गिवन डाटा के बाद में सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, जब एसेंट्रिक लोड लगता है तो जो हमारी वैल्यू होती है स्ट्रेस की वो कितनी होती है, पी अपॉन ए प्लस माइनस एम अपॉन जेड। मैक्सिमम के लिए प्लस ले लेंगे, मिनिमम के लिए माइनस ले लेंगे। तो मेन काम आपका पहले क्या आता है, पी अपॉन ए, तो वैल्यू आपको पता चल जाएगी, पी तो आपको फोर्स पता ही है कितना लग रहा है। एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है 150 इंटू 200 हो जाएगा एरिया का। अब बात आती है एम, मोमेंट कितना होता है, वहाँ पे हमने मोमेंट भी पढ़ा था, मोमेंट जो होता है हमारा कितना था, एसेंट्रिसिटी के लिए पी इंटू ई आता है। तो पी की वैल्यू कितनी है, 60 किलो न्यूटन है, एसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है 20 mm। ठीक है, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट। mm के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या, सॉरी, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.02। सोल्व करेंगे इसको यहाँ पे, तो मोमेंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 0.02, 1.2 किलो न्यूटन मीटर। इतना तो क्या आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। अब क्या चाहिए आपको, नेक्स्ट जेड की वैल्यू चाहिए। जेड के लिए आपने पढ़ रखा है, जेड क्या होता है हमारा, जेड इक्वल टू होता है आई अपॉन वाई। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बी डी क्यूब अपॉन 12। बी की वैल्यू कितनी है 150, डी की वैल्यू हमारी कितनी है 200 क्यूब अपॉन 12। ठीक है, सोल्व करेंगे यहाँ से 150 इंटू 200 क्यूब डिवाइड बाय 12, तो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, आई की वैल्यू आई है 100
इंटू 10⁻6 mm की पावर 4, यूनिट का ध्यान रखना है, mm के अंदर आइए, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आई की, और y कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल के केस में y कितना होता है हमारा, y क्या था d/2, पढ़ा भी था हमने, क्या होता है d/2। तो d कितना है, डेप्थ कितनी है हमारी, यहाँ पे डेप्थ देखेंगे कितनी थी, तो डेप्थ की वैल्यू है 200 mm, तो कितना हो जाएगा 100 mm, डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 mm, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो z बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 100 इंटू 10⁻6 अपॉन 100, यहाँ से कैंसिल हो गया, इतना बचा आपका 10⁻6 mm की पावर 3। जेड भी आ गया, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला आपका, जेड भी आ गया, एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे, वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। करते हैं, फोर्स कितना था 60 किलो न्यूटन का था, अपॉन एरिया कितना आएगा 150 इंटू 200, पहले हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं, स्ट्रेस जो है मैक्सिमम प्लस आ जाएगा, प्लस मोमेंट कितना है 1.2। अब बात आती है जेड की, जेड देखो यहाँ पे mm के अंदर है, और सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे जो यूनिट है इसे भी कर लेंगे पॉइंट यहाँ पे, है ना, ये भी मीटर में होगी, पॉइंट लग गया इसके अंदर, 0.15 0.200 mm के अंदर होगी, इसे भी हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे 10⁻6। अब एक जो आपका मीटर mm होता है उसके अंदर कितने मीटर होते हैं हमारे, 10⁻⁻3, इसकी होल पावर हो जाएगी 3, क्योंकि mm की पावर क्या है 3 है। सोल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू सोल्व करेंगे, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपकी आई है यहाँ पे 3200, ठीक है 3200, और यूनिट किसके अंदर है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे आप, अभी क्या आई है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर आई है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप चाहे mm के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो mm के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं बोला कि आपको स्ट्रेस या इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आपको। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला आपने यूज किया, अब मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम क्या हो जाएगा आपका 60/0.150 इंटू 0.200, इस बार आ जाएगा माइनस 1.2 डिवाइड बाई 10⁻6 इंटू 10⁻³ की पावर 3, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे आपकी मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ रही है। तो आपकी वैल्यू जो मिनिमम आ रही है वो आ रही है 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे आ गई, और साथ ही में क्या आ गई यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी आ गई, जो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछी गई थी, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना है आपको, जब असेंट्रिक लोड का पता चल गया तो आपको असेंट्रिक लोड वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, जिसके अंदर आपको फॉर्मूला होता है P/A प्लस माइनस M/Z। P की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, एरिया आप कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि रेक्टेंगल था, ठीक है। M क्या होता था, मोमेंट होता है हमारा, जिसके जब कैसे कैलकुलेट करते हैं P इंटू ई, फोर्स इंटू असेंट्रिसिटी, और Z कैसा होता है आपका I/Y, और I को आपको पता ही है BD³/12, और Y क्या होता है D/2, ठीक है। सोल्व कर दिए गए और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल स्वीट बीट्स को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।